ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। और भविष्यकाल को जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें इससे पूर्व जो टेंस हमने पढ़े हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों पूरे कर चुके हैं, है ना। और अब जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस में हमें, जैसा कि हमने टेंस चार्ट आपको बनवाया था, उस टेंस चार्ट के मुताबिक इसकी सहायक क्रियाओं का उचित युक्ति संगत प्रयोग करना है। फ्यूचर टेंस की मूल रूप से दो सहायक क्रियाएं होती हैं, एक शैल होती है, दूसरी विल होती है। शैल और विल दोनों सहायक क्रियाओं का प्रयोग इसमें किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो प्रोनाउन होते हैं, जो सर्वनाम होते हैं, वे कुल मिलाकर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहली कैटेगरी में फर्स्ट पर्सन होते हैं, दूसरी कैटेगरी में सेकंड पर्सन होते हैं, तीसरी कैटेगरी में थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रिय विद्यार्थियों आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और किसी का नाम होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रोनाउन पर्सन्स कैटेगरी होती हैं और इन कैटेगरी के अनुसार हमें फ्यूचर टेंस की दोनों सहायक क्रियाओं शैल और विल का प्रयोग करना होता है। अब सामान्य वाक्यों में देखो, मैं आपको पहले ही यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जहाँ सामान्य वाक्य होंगे, जो साधारण वाक्य होंगे, उन साधारण वाक्यों में हमारे को आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करना है। आई और वी के साथ में किसका प्रयोग करना है? शैल का प्रयोग करना है। बाकी इन दोनों ही कर्ताओं के साथ, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों के साथ ही हम विल सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल आधार जो फ्यूचर टेंस का है वो ये है कि हम इन प्रोनाउंस की जो कैटेगरी है, फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल और सेकंड पर्सन जो यू, ही, सी, इट, दे और किसी का नाम जो होता है वहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। दूसरी एक साधारण सी पहचान होती है इस फ्यूचर टेंस की, रिकॉग्निशन। जनरल रिकॉग्निशन क्या है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी होता है। मैं केवल यहाँ पे फ्यूचर सिंपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी फ्यूचर टेंस के चारों भागों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आपको दिखाई देते हैं। अब यदि हम इसका पैटर्न बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, यानी इन दोनों में से कोई एक सहायक क्रिया। ठीक है, और इसी प्रकार से उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे ये क्या लगा दिया भाई, ये इसलिए लगाया है मैंने कि शैल विल जो होते हैं ये दूसरा पैटर्न है। शैल और विल दोनों मॉडल होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। कैन भी एक मॉडल होता है और यहाँ पे मे है, मैनी नहीं है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस कैन प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं इस पैटर्न को कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यह पैटर्न, यह जो सूत्र विधि होती है वह सही होती है। जबकि सामान्य रूप से सामान्य भविष्यकाल में या फ्यूचर टेंस में जो सूत्र काम में लिया जाएगा वह होता है सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया विल और शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और इस सब्जेक्ट के बाद में विल का प्रयोग हम इन कर्ताओं के साथ ही, शी, इट, दे और किसी व्यक्ति के नाम के साथ में सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट के बाद में आई और वी आते हैं, क्या आते हैं? आई और वी, तो शैल के साथ में या आई वी के साथ में हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। और चूंकि विल और शैल दोनों ही हेल्पिंग वर्ब होने के साथ मॉडल सहायक क्रिया हैं, इसलिए इन दोनों के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए जो ऑब्जेक्ट आता है उसको लिखेंगे। लेकिन यदि किसी वाक्य में कोई प्रॉमिस किया गया हो या कोई थ्रेट, धमकी दी गई हो, या कोई डिटर्मिनेशन हो, यानी कि कोई दृढ़ निश्चितता हो, यानी कि प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो किसी वाक्य में जहाँ कोई धमकी दी जाए, जहाँ पे कोई दृढ़ संकल्प लिया जाए अथवा कोई वादा या वचन निभाया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है। फिर आई और वी के साथ ऐसे वाक्यों में विल लग जाती है और जो बाकी ये जो कर्ता होते हैं ही, सी, इट और दे, इनके साथ में शैल लग जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो दोस्तों फ्यूचर सिंपल जो टेंस होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सामान्य भविष्य को बताने में सबसे पहला नियम है कि जनरल फ्यूचर को बताने में
फर्स्ट पर्सन के साथ में जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, मैं बार बार ये आपको बताते चलूँगा कि फर्स्ट पर्सन जो होता है आई वी, उसके साथ सामान्य भविष्य को बताने में तो शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, जबकि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, यू, ही, शी, इट, दे और किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है ना। इन सब के साथ में हमारे को कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, विल हेल्पिंग वर्ब इसमें लगानी होती है। तो सामान्य भविष्य काल के वाक्य बनाते समय आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सामान्य भविष्य काल के वाक्य बनाते, लिखते, पढ़ते समय हम फर्स्ट पर्सन के साथ में तो शैल हेल्पिंग वर्ब और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई जो करता है वह फर्स्ट पर्सन है। सबसे पहले इनकी पहचान कर लेते हैं। शी है जो थर्ड पर्सन है, दे है जो थर्ड पर्सन है। ये दोनों थर्ड पर्सन है, एक कैटेगरी के हैं और ये एक कैटेगरी का है। आई फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ में शैल लगेगा नियमानुसार, और शी और दे ये दोनों थर्ड पर्सन है, इसलिए इन दोनों के साथ में क्या लगेगा, विल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, ठीक है ना। इसके अंत में देखो हिंदी वाक्य के अनुसार, हिंदी वाक्य की शर्त के अनुसार गागेगी आ रहा है, मैं एक पत्र लिखूंगा, है ना, गागेगी। तो वहाँ पर आपको पहचान लेना है कि फ्यूचर टेंस है, इसलिए इसमें आप लगाएंगे आई के साथ में शैल, आई के साथ शैल लगता है, फर्स्ट पर्सन है, आई शैल राइट ए लेटर। इसी प्रकार से शी विल परचेज ए कार, वह कार खरीदेगी। दे विल गो टू मसूरी, वे मसूरी जाएंगे। इन दोनों के साथ में विल लगाया है क्योंकि ये दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन अगर यहाँ पे यू भी होता कि यू विल गो टू सिंगापुर, है ना, तो जो यू है उसके साथ में भी विल का प्रयोग होगा क्योंकि यू कौन सा पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। नेक्स्ट चलते हैं भाई अगले रूल पर। फ्यूचर टेंस का अगला नियम है कि जो शर्त वाले उपवाक्य होते हैं, यानी कि कंडीशनल जो क्लोज होते हैं, शर्त वाले यानी कंडीशनल, जिनमें कंडीशन होती है, उन कंडीशनल क्लोज में, शर्त वाले वाक्यों में हम क्लॉज ऑफ कंडीशन जिनको कहा जा सकता है, कंडीशनल क्लोज, तथा समय वाले उपवाक्य में यानी कि टाइम क्लोज या क्लोज ऑफ टाइम में फ्यूचर इंडेफिनेट एवं विस्तारित रूप में वर्तमान प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे। दो शर्तें, एक तो टाइम को बताने वाला क्लोज हो अथवा कंडीशन को बताने वाला यानी कि समय और शर्त को बताने वाले, समय और शर्त को बताने वाले, समय और शर्त को बताने वाले जो उपवाक्य होते हैं, उन दोनों में हमारे को फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, फ्यूचर टेंस का, ठीक है, फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है। और कई बार क्या होता है, विस्तारित रूप में आपको यदि वाक्य बड़ा करके दिखाया जाता है, दो परस्पर उपवाक्य आपस में जुड़े हों, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का भी प्रयोग करना होता है। जैसे मैं कहूँ यदि बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, आई शैल नॉट गो, आई वॉन्ट गो, वहाँ पे ये हो सकता है क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है अगर बारिश होती है तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। तो कंडीशन लग गई है, इफ़ कंडीशन, यदि ऐसा होता है तो, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, इफ़ यदि इट रेन्स, यदि बारिश होती है, देखो इट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है एसएस, और रेन्स, रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में लग गया है एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में जब एस लग जाता है तो इसका मतलब क्या है, इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, यदि क्या होती है, बारिश होती है, ता है ती है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। तो कंडीशनल जो क्लोज है, यहाँ पर जो शर्त वाला उपवाक्य है, कंडीशनल क्लोज है, यदि बारिश होती है, तो वहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस रखा है। अब इससे आगे जो दूसरा क्लोज होगा, जो उपवाक्य होगा, क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और जो इफ से शुरू हो रहा है इस उपवाक्य में जब प्रेजेंट टेंस आया है, यदि प्रेजेंट टेंस भरा गया है, तो जाहिर है इससे आगे वाले वाक्य में निश्चित रूप से इस नियम के अनुसार हम कौन से टेंस को भरेंगे भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट आई जो करता होता है वो कौन सा करता होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और विल में से क्या लगता है, शैल, और नॉट, शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो टू मार्केट, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू मार्केट, यदि बारिश होती है तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है
आई शैल मूव, मैं जाऊँगा, एज सुन एज, उतना ही जल्दी, एज सुन एज कार अराइव्स, जितना जल्दी कार पहुँचती है। अराइव्स देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल है। जैसे ही कार आती है, एज सुन एज कार अराइव्स, जैसे ही कार आती है आई शैल मूव, तो मैं चला जाऊँगा, है ना। यहाँ पे गा गे गी, चला जाऊँगा फ्यूचर टेंस है, और यहाँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट है शी विल स्टार्ट, वह शुरू होगी, वर्क वह कार्य शुरू कर देगी, एज यानी जैसे ही कम्स यानी वह आता है, यह प्रेजेंट सिंपल है और यहाँ पे फ्यूचर टेंस है। और शी के साथ में विल लगता है ना, शी के साथ में क्या लगेगा, विल, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में विल लगता है। तो वह अपना काम शुरू करेगी जैसे ही वह आता है, या जैसे ही वो आता है वो अपना काम शुरू कर देगी, इसका सही भावार्थ ये होगा। शी विल गो टू जयपुर, वह जयपुर जाएगी, इन केस यदि, सी परमिट्स, शी का मतलब होता है यहाँ पर है, इसमें छुपा हुआ अर्थ है कि उसकी माता, यदि उसकी माँ, इनकेज यानी यदि, यहाँ शर्त लगा दी गई है, इनकेज, इनकेज, इफ, वेदर, ये सभी क्या है कि कंडीशन जो होती हैं उनको बताते हैं। इनकेज हर मदर परमिट्स, यहाँ पे परमिट्स देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इनकेज सी परमिट्स, और इनकेज हर मदर परमिट्स, यदि उसकी माँ उसे अनुमति देती है, शी विल गो टू जयपुर, तो वह जयपुर चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें यदि कंडीशन दो तरीके की हो, एक तो टाइम को बताने वाली, समय को बताने वाली कंडीशन हो, और दूसरी कंडीशन यदि आपके सामने जो रखी गई है, जो क्लॉज ऑफ कंडीशन शर्त वाली, और दूसरी जो होती है वो टाइम वाली, तो उन दोनों के अंदर एक भाग में जहाँ से क्लॉज ऑफ कंडीशन है, क्लॉज ऑफ कंडीशन है, शर्त वाला है, वहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल का और दूसरे आने वाले उपवाक्य में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करना है। देखिए विल, शैल और इनके साथ में जब बी लग जाता है तो उसका प्रयोग कैसे होता है। आपको एक बात पहले सामान्य रूप में जब आपको टेंस पढ़ाए थे, या यहाँ पे मैं आपको फिर उसकी पुनरावृत्ति रिपीटेशन करना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि शैल विल जो सहायक क्रिया होती हैं, दोनों जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो फ्यूचर टेंस की होती हैं, और यदि इनके साथ में बी लग जाता है तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाती है, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, है ना, तो ये वाला जो टेंस होता है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। कौन सा होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो शैल और विल दोनों के साथ में बी लगाने के बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता है। तो शैल विल और प्लस बी का प्रयोग यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, जैसे सामान्य वार्तालाप की शैली में जब आप बातचीत करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से कहते हैं कि टुमारो विल बी मंडे, कल तो सोमवार है। इस तरीके से जब हम किसी से सामान्य बातचीत करते हैं तो कह देते हैं कि कल तो सोमवार है, टुमारो विल बी मंडे। टुमारो जो है यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो ना तो आई है ना वी है, इसलिए आई वी वाली श्रेणी में नहीं है, तो इसके साथ में क्या लगाया, विल। इसके बाद में बी यानी होगा, होने का अर्थ है। आप कहेंगे कि कल सोमवार होगा या कल सोमवार है इसका मतलब उस पर जोर दिया जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और जब उसके होने का मालूम होता है तो बी वहाँ पर सहायक क्रिया का रूप काम करेगी। बी जो होती है वैसे मुख्य क्रिया का रूप होती है, लेकिन इसका जो मतलब होता है वह किसी कार्य अथवा गतिविधि के होने से होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आई विल शैल, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, टू मीट हर, उससे मिलके। यदि मेरी उससे मुलाकात होती है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, है ना। नेक्स्ट है आई विल बी 30 इन मार्च, कि मैं जो आने वाला मार्च है उसमें 30 वर्ष का हो जाऊंगा। कितने वर्ष का हो जाऊंगा, 30 वर्ष का हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये सामान्य बातचीत की जो शैली होती है जहाँ पर किसी कार्य के किए जाने या होने का मालूम होता है, और वहाँ पे जब मेन वर्ब नहीं होती है, जब किसी कार्य के किए जाने का या होने का मालूम होता है, टू बी यानी होना, जब किसी कार्य के होने का मालूम होता है तो ऐसी स्थिति में आप शैल विल दोनों के साथ में केवल बी का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ मेन वर्ब नहीं दिखाई देगी, ठीक है। सामान्य भविष्य को अभिव्यक्त करने में यानी कि जनरल फ्यूचर को बताने में, सामान्य भविष्य
जैसे मैं कहूँ पक्षी आसमान में उड़ेंगे, जनरल फ्यूचर, ये सामान्य बातचीत है कि पक्षी है तो आसमान में उड़ेगा। और सर्दियाँ आएंगी, गर्मियाँ जाएंगी, है ना, सावन का त्यौहार आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं सामान्य बातचीत की शैली हैं, और इनमें क्या होता है, आपको फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना निहायत ही सही होता है। तो जनरल फ्यूचर के जो एग्जाम्पल हैं वो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे विंटर यानी सर्दी, विल कम यानी आएगी, अगेन यानी दोबारा से। देखो विंटर जो है वो आई और वी वाले जो सब्जेक्ट हैं उस वाले पार्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए विंटर के साथ में शैल नहीं लग के क्या लगेगा, विल लगेगा। तो विंटर विल कम अगेन, विंटर यानी सर्दी और अगेन यानी पुनः, विल कम यानी आएगी, सर्दी दोबारा आएगी। इसी प्रकार से एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, विल मेक यानी बनाएगा, ए प्लान यानी एक योजना, हर आदमी अपनी एक योजना बनाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बर्ड्स विल बिल्ड, पक्षी बनाएंगे दियर नेस्ट्स, अपने घोंसले, पक्षी अपने घोंसले बनाएंगे, है ना। वी शैल ईट एंड एंजॉय, हम खाएंगे और मौज उड़ाएंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो सामान्य फ्यूचर को, सामान्य भविष्यकाल को या जनरल फ्यूचर को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए इनमें शैल विल आवश्यकता अनुसार आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा। नोट ध्यान रहे, एक महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी वाक्य में गोइंग टू लगा हो, है ना, गोइंग टू का मतलब होता है भविष्य के एक्शन अथवा गतिविधि को बताने में गोइंग टू का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू प्ले ए क्रिकेट मैच टुनाइट, मैं आज की रात एक क्रिकेट मैच खेलने वाला हूँ, तो वहाँ गोइंग टू है। इसी प्रकार से होता है अबाउट टू, होने को, ठीक है ना, आई एम अबाउट टू 30, कि मैं 30 का होने को हूँ, है ना, अबाउट टू, होने को हूँ, इसका मतलब फ्यूचर एक्शन बताया जा रहा है। जो टाइम है इसमें जो छुपा हुआ है वो क्या है, फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम बताया जा रहा है। भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, इंडिया इज गोइंग टू इन्वेड पाकिस्तान, है ना। तो वहाँ पर भविष्य के टाइम को बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। दूसरा उसूल क्या है जो बोला जा रहा है, आई एम अबाउट टू 30, कि मैं 30 का होने को हूँ, इस तरीके से। इसी प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस नेक्स्ट डेट, यदि किसी वाक्य में कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके साथ में कोई तारीख लिखी हो तो वह भी फ्यूचर को बताएगी। इसी प्रकार से इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। जैसे मैं बोलूँ आई एम टू राइट, आई एम टू राइट, देखो आई एम आ गया, टू आ गया और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई एम टू राइट, मैं लिखने को हूँ या मैं लिखूँगा, इसका तात्पर्य होगा आई एम टू राइट, मैं लिखूँगा, है ना। दे आर टू गो, उनको जाना है ना, तो इसका मतलब वो जाएंगे, भविष्य के समय को बताया जा रहा है। और जब किसी वाक्य में गोइंग टू, अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ कोई तारीख या इजारम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये सारे जो समीकरण होते हैं तीनों चारों, ये भविष्यकाल को या फ्यूचर टेंस को बताते हैं। कौन से टेंस को बताते हैं? फ्यूचर टेंस को बताते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण हम देखेंगे अभी। देखिए ये इसके उदाहरण है। पहला एग्जाम्पल है शी इज गोइंग टू परचेज ए कार। इज गोइंग टू का मतलब होता है करने वाली, ठीक है ना। परचेज यानी खरीदना, रे कार यानी कार। शी के साथ में इज लगा है इजारम में से, क्यों लगा है? क्योंकि शी एक वचन करता है। कैसा करता है? एक वचन करता है, सिंगुलर है। और जब एक वचन करता होता है तो उसके साथ में इज लगता है इजारम में से। शी इज गोइंग टू परचेज ए कार, वह एक कार खरीदने वाली है। इसका मतलब फ्यूचर टाइम बताया जा रहा है कि वह एक कार खरीदेगी, ठीक है। इसी प्रकार से आई एम गोइंग टू डू, मैं करने वाला हूँ दिस वर्क, यानी इस काम को, मैं इस काम को करने वाला हूँ। इसका मतलब मैं इस काम को करूँगा। फ्यूचर टाइम को अभिव्यक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार से द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, रेल शुरू होने को है, अर्थात रेल जाने वाली है। निकट भविष्य की बात, निकट भविष्य के समय को बताया जा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इज अबाउट टू कम, प्रधानमंत्री आने वाले हैं या प्रधानमंत्री, इसका मतलब क्या हुआ? आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आएंगे, है ना। इज अबाउट टू कम यानी निकट भविष्य के समय को इंगित किया जा रहा है। इसी प्रकार से मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन जनवरी 31, मिस्टर शर्मा 31 जनवरी को रिटायर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। इसका हिंदी अर्थ होगा आई एम टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है।
और यदि आपसे कोई ये कहे कि आपको इसे करना है, यू हैव टू डू दिस, एक तो ये होता है यू आर टू डू दिस, आपको ये काम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दे आर टू कम हेयर, उनको यहाँ आना है, इसका मतलब उन पर कंपल्सन है, उन पर क्या है, कंपल्सन है। दे आर टू कम हेयर, दे आर टू कम हेयर, इसका मतलब वहाँ उन पर बाध्यता है कि उन्हें यहाँ आना ही होगा। तो कुल मिला के हम ये समझे हैं कि जब किसी वाक्य में इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, है ना, इसी प्रकार से इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या कोई दूसरी इस प्रकार की संरचना हो, तो वहाँ पर आपको फ्यूचर टेंस का भाव मालूम होता है, भविष्य काल की गतिविधि के होने का मालूम या पता चलता है। भाई अगला हमारा जो टेंस है वह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अपूर्ण भविष्य काल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, उसमें वही दोनों सहायक क्रियाएं पूरे फ्यूचर टेंस में बरकरार रहेंगी, शैल और विल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि जो शैल विल होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, शैल विल जो सहायक क्रियाएं होती हैं फ्यूचर की, उन दोनों के साथ में बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बी, और साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, और वर्ब की चौथी फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का होना, यानी कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं सामान्य रूप में, जैसे आई शैल बी, आप कहेंगे शैल क्यों लगाया, आपको बता रखा है कि पूरे फ्यूचर टेंस में सामान्य रूप से आई और वी ये जो दोनों कर्ता होते हैं, इनके साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? शैल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आई शैल बी, फिर क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा। एब्स्ट्रैक्ट, है ना, एब्स्ट्रैक्ट फॉर सेमिनार। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है संक्षेपण या प्रस्तावना पत्र, ठीक है। तो आई शैल बी राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट फॉर सेमिनार, मैं सेमिनार के लिए एब्स्ट्रैक्ट लिख रहा हूँगा। तो यहाँ पे पैटर्न आपको पकड़ में आया, शैल के साथ में बी लगाकर वर्ब की चौथी फॉर्म लगाई गई है। रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसका सूत्र इस तरीके से होगा, वही सामान्य सूत्र है, बार बार सिर्फ हेल्पिंग और मेन वर्ब की फॉर्म पे फोकस करना है। यही तो टेंस का सूत्र होता है। देखिए इसमें सब्जेक्ट के साथ में शैल और विल, आई कर्ताओं के साथ तो लगेगी कौन सी? शैल, और बाकी सभी के साथ में रेस्ट, रेस्ट ऑफ ऑल सभी के साथ में क्या लगेगी? विल। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी और प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, और अंत में क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका पहला नियम है कि नियत भविष्य को बताने में, ठीक है ना, जो फिक्स फ्यूचर होता है ना, जो फिक्स फ्यूचर होता है या जो प्लान्ड फ्यूचर होता है, प्लान्ड फ्यूचर, नियत भविष्य, कि भविष्य में जो कुछ होना है वो नियत है, तो उसकी गतिविधि को बताने में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूँ, द प्रिंसिपल टुमारो, इसका मतलब क्या है? सीइंग का मतलब होता है, सी का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। यहाँ मिलने से तात्पर्य है कि आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, कल मैं प्रिंसिपल से मिलने वाला हूँ। ये जो टुमारो यहाँ पे है ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है कि आई एम सीइंग, मैं मिल रहा हूँ, द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से मिलूंगा, है ना। तो लेकिन कब मिलेंगे ये पता नहीं है, तो क्रिया की विशेषता बताई गई है कि भाई आज कल नहीं है, फिक्स है कि टुमारो आने वाला कल, यानी भविष्य को मिलना होगा। इसी प्रकार से इसका जब कन्वर्जन किया गया, इसका जब परिवर्तन किया गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, जब इसको सही से लिखा गया है तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, आई शैल बी सीइंग, मैं मिल रहा हूँगा, शैल बी सीइंग, और मीटिंग, आई शैल बी मीटिंग, मैं मिल रहा हूँगा, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से टुमारो यानी कल, यानी कि कल मैं प्रिंसिपल से मिल रहा हूँगा। ये बात इसमें क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल बी मेकिंग, आप बना रहे होंगे, यू के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब प्लस बी कॉन्टिन्यूअस के लिए और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यू विल बी मेकिंग गार्लैंड्स, आप मालाएं बना रहे होंगे, या रोजरी, मालाएं बना रहे होंगे फॉर द गेस्ट, यानी अतिथि के लिए। आप अतिथि के लिए मालाएं बना रहे होंगे।
जैसा मैंने आपको बताया था कि इस वाक्य के हिंदी वाक्य जहाँ पर होते हैं तो उनका जो हिंदी में जो भावार्थ होता है वो होता है रहा होंगे, रहे होंगे, रही होंगी, इस तरीके से। ठीक है, कुछ और उदाहरण हम इसके देख लेते हैं। देखिए, जैसे मोहन विल बी स्टेइंग, मोहन रुक रहा होगा, हर यानी उसको, नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने, मोहन अगले महीने उसको स्टे कर रहा होगा, रोक रहा होगा, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आई विल बी मैरिंग, मैं शादी कर रहा हूँगा, हिम उससे, डूअर करता, ऑन मंडे यानी सोमवार को, मैं उससे शादी कर रहा हूँगा सोमवार को। यहाँ पे हिम जो है ये पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, इसका मतलब ये ही है, तो यहाँ पे ही नहीं हो सकता, समलैंगिक थोड़ी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ जो ही होगा, इससे शादी करने वाला वो शी होगी। कौन होगी, शी। इसलिए शी विल बी मैरिंग हिम ऑन मंडे, वह उससे सोमवार को शादी कर रही होगी, रही होगी। इसी प्रकार से आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा क्रिकेट यानी क्रिकेट टुमारो यानी कल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो उक्त वाक्यों में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को उसमें आने वाली शैल और विल जो सहायक क्रियाएं हैं उनका वाक्य के भावार्थ के अनुसार प्रयोग करना है, जिससे कि आपको ये मालूम हो कि इसमें कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाना है वह निकट भविष्य का संकेत कर रहा है। इसके बाद में भाई हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। सामान्य रूप से आपको बताया ही गया है, बार बार कह ही रहे हैं कि फ्यूचर टेंस की दो ही सहायक क्रियाएं होती हैं, एक होती है शैल और दूसरी होती है विल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसमें बदलाव होता है, शैल हेल्पिंग वर्ब और विल हेल्पिंग वर्ब दोनों ही सहायक क्रियाओं के साथ में शैल हैव, विल हैव और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परिवर्तन हो जाएगा कि शैल विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में ये आई वी के साथ शैल और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर का मतलब बाकी बचे हुए सभी कर्ता, यू, ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, उनके साथ विल। तो शैल विल हेल्पिंग वर्ब के साथ में यहाँ पर हैव लगेगा फ्यूचर परफेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। और जनरली जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे, यानी कि जो पूर्ण भविष्य काल है, जब उसके हिंदी वाक्य जब बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो उस समय बोला इस तरीके से जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस तरीके के हिंदी वाक्य होते हैं जहाँ पर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। इसका सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कर्ता, इसके बाद में विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद में हैव लगा देंगे, शैल विल के साथ में हैव जैसा मैंने बताया था। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगेगी, चूंकि परफेक्ट टेंस है और जो परफेक्ट होता है चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सभी में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। सामान्य रूप से इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड, वह पूरा कर चुका होगा, ही के साथ में विल ही लगेगा। अगर यहाँ आई और वी होता तो क्या लग जाता, शैल लग जाता। क्या लग जाता, शैल। ही विल हैव कंप्लीटेड, वह पूरा कर चुका होगा, दिस प्रोजेक्ट यानी इस प्रोजेक्ट को, बाय 2023 तक। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि जब किसी वाक्य में समय को बताने के लिए बाई प्लस ईयर लिखा हो, जब किसी सेंटेंस में समय को बताने के लिए बाई प्लस ईयर लिखा हो, तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंगित करता है। कौन से टेंस को करता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इसलिए जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो वहाँ पर शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी विल हैव रिटर्न्ड, वह लौट चुकी होगी। शी विल हैव रिटर्न्ड, वह लौट चुकी होगी, होम यानी घर पर, बाई नेक्स्ट मंथ, अगले सोमवार तक या अगले महीने तक या अगले साल तक, जो भी आप लिखना चाहें। लेकिन यहाँ इसका भावार्थ होगा, शी विल हैव रिटर्न्ड, वह लौट चुकी होगी, होम यानी घर पर, बाई नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने तक, वह अगले महीने तक घर लौट चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और शी के साथ में विल का प्रयोग। अगर यहाँ आई होता तो शैल हो जाता, आई शैल हैव रिटर्न्ड होम बाई नेक्स्ट मंथ, है ना, इस तरीके से।
कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आई शैल हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका हूँगा, चुका हूँगा, चुकी होंगी। तो आई के साथ में देखो आई और वी जब होता है तो क्या लग जाता है, शैल लग जाता है। आई शैल हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका हूँगा, देयर यानी वहाँ पर, बिफोर इट कॉल्स, इससे पहले कि मुझे आवाज़ लगाई जाए, यानी कि मुझे पुकारने के पूर्व मैं वहाँ पहुँच चुका हूँगा। इस तरीके से यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। दूसरा इसका नियम है कि भविष्य में यानी कि फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर, फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर कार्य की पूर्णता का जब पता चलता है, फ्यूचर एक्शन इन परफेक्शन, फ्यूचर एक्शन इन परफेक्शन इसको कह सकते हैं कि जब भविष्य काल में कोई कार्य पूर्ण होने की ओर हो तो उस स्थिति में हम वहाँ पर विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण है जैसे आई शैल हैव पास्ड, मैं पास कर चुका हूँगा, माई ICS एग्ज़ाम, मेरा इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, बाई 2024, मैं 2024 तक मेरा ICS UPSC का एग्ज़ाम पास कर चुका हूँगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। चुका हूँगा, चुकी होंगी, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है। इसी प्रकार से द प्लम्बर, यानी कि जो प्लम्बिंग का काम करता है, द प्लम्बर विल हैव मेंडेड, प्लम्बर ठीक कर चुका होगा, मेंड यानी ठीक करना, ठीक है, मरम्मत करना, प्लम्बर मरम्मत कर चुका होगा द पाइप्स यानी पाइप्स की बाई 5 PM, 5 बजे तक। जो प्लम्बर है, जो पानी का काम करना है, जो प्लम्बिंग वाला है, वह 5 बजे तक पाइपों की मरम्मत कर चुका होगा। तो यहाँ पर प्लम्बर जो है वह सिंगुलर किसी पर्सन के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर विल इसके साथ लगा है। केवल इस टेंस में इतना सा ध्यान रखना है कि जहाँ आई और वी करता होंगे, आई और वी, वहाँ पर तो आपको शैल लगाना है, और बाकी चाहे कोई सा भी करता हो वहाँ पर जनरली आपको किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाय द एंड ऑफ 2024, 2024 के अंत तक। इसका मतलब इसमें फ्यूचर टाइम है। कौन सा टाइम है? फ्यूचर टाइम है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बाई प्लस यदि कोई टाइम लिखा हुआ है तो वह भविष्य के समय को इशारा देता है, संकेत देता है। बाय द एंड ऑफ 2024, 2024 के अंत तक, या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, शी विल हैव अर्नड, वह कमा चुकी होगी, $5 करोड़, $5 करोड़। 2024 के अंत तक या इस साल के अंत तक वह $5 करोड़ की राशि, एक बड़ी राशि होती है, वह कमा चुकी होगी, है ना। तो ये इसके बारे में कहा गया है कि भाई ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्शन को बताता है, फ्यूचर टाइम के एक्शन को बताता है। नेक्स्ट है जब एक कार्य की पूर्णता पर दूसरा कार्य शुरू हो, अर्थात जब एक काम तो पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद में दूसरा शुरू हो जाए, 1 कंप्लीट, 2 स्टार्ट। जब एक काम पूरा हो और दूसरा शुरू हो तो उस स्थिति में हम जो पहले वाला वाक्य होगा उसमें तो फ्यूचर परफेक्ट लिखेंगे, और दूसरे वाले वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जहाँ 2 कार्य हों, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जहाँ 2 काम भविष्य काल में हो रहे हों और एक काम जब पूरा हो गया हो, दूसरा शुरू हो रहा हो, तो पूरा होने वाला है वहाँ फ्यूचर परफेक्ट, जो शुरू होने वाला है वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे द प्रिंसिपल, स्पेलिंग इसने गलत लिखी है, द प्रिंसिपल विल हैव गॉन, प्रिंसिपल जा चुका होगा, प्रिंसिपल जा चुका होगा, बिफोर यानी पहले, आई स्टार्ट, मैं शुरू करता हूं, इससे पहले कि मैं शुरू हूं प्रिंसिपल जा चुका होगा। तो 2 वाक्य हैं, बिफोर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? बिफोर से। और जब 2 वाक्य फ्यूचर टेंस में बिफोर से जुड़े हों तो पहले वाले वाक्य में, इधर वाले वाक्य में तो आपको परफेक्ट का प्रयोग करना है, और परफेक्ट भी कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट का। और इसके बाद में आने वाले वाक्य में आपको
जिस टेंस का प्रयोग करना है वह होता है प्रेजेंट सिंपल। कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल। तो इस तरीके से आपको टेंस का प्रयोग करते समय सावधानी रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा, टू बेड यानी सोने के लिए, बिफोर इससे पहले, इट स्ट्राइक्स 8 PM 8 बजे, इससे पहले की 8 बजे। तो यहाँ देखो स्ट्राइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस यानी कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, आई शैल हैव गॉन टू बेड बिफोर इट स्ट्राइक्स 8 PM, इससे पहले कि 8 बजे मैं बिस्तर पर सोने के लिए जा चुका हूँगा। ये फ्यूचर परफेक्ट है इधर, शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है द क्वार्टर, नो द क्यूरेटर, सॉरी द क्यूरेटर, ये गलत है। द क्यूरेटर विल हैव गॉन, क्यूरेटर जा चुका होगा, बिफोर मैच स्टार्ट्स, स्टार्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस। मैच शुरू होता है, मैच जो शुरू होता है उससे पहले ही क्यूरेटर जा चुका होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट है, उधर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसके बाद में भाई देखिए अंतिम नियम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कि पूर्व में स्थापित ज्ञान की अभिव्यक्ति में, पहले से ही जो ज्ञान होता है पूर्वतः अर्जित ज्ञान को बताने में, पूर्वतः अर्जित ज्ञान की अभिव्यक्ति में, ज्ञान की अभिव्यक्ति में है, ज्ञान की अभिव्यक्ति में, पूर्व अर्जित ज्ञान की अभिव्यक्ति में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल जो होते हैं ये सेल्फ कंसाइंस वाले होते हैं, स्वतः समझने वाले होते हैं, सेल्फ कॉग्निजेंस वाले होते हैं, जहाँ आप खुद जब कोई वाक्य लिखा गया हो, जब कोई वाक्य पढ़ा जाना हो, या जब किसी वाक्य को किसी के सामने बोले जाना हो, तो तीनों ही स्थितियों में आप क्या करेंगे, वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और ये जो स्थिति होती है ये स्वतः संज्ञान में ली जाने वाली होती है कि ऐसा होगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है एवरीवन हैज हर्ड, प्रत्येक व्यक्ति या हर एक ने सुना है, या विल हैव हर्ड सुन चुका होगा, अबाउट विवेकानंद, है ना। इसका मतलब क्या है, हम इस वाक्य को इस तरीके से बोल सकते हैं कि हर एक व्यक्ति ने या दुनिया में तमाम व्यक्ति विवेकानंद के बारे में सुन चुके हैं, है ना। एक तो हैज हर्ड सुन चुके हैं, और दूसरा अगर इसको ऐसे बोला जाए कि सब लोगों ने विवेकानंद के बारे में सुन चुके होंगे, या सब लोग विवेकानंद के बारे में सुन चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके हैं, चुका है, दोनों का समान अर्थ है, दोनों समानार्थी सिचुएशन है। ठीक है ना। तो एवरीवन जो है वह सिंगुलर है और एक वचन है, तो इसलिए हैज में से क्या लगाया है हमने, हैज। एवरीवन हैज हर्ड, प्रत्येक व्यक्ति सुन चुका है, या विल हैव हर्ड सुन चुका होगा। ये एवरीवन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में क्या लगाएंगे, विल, प्लस में इसके साथ में क्या लगाएंगे, हैव, फिर इसके साथ में क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। एवरीवन हैज हर्ड और विल हैव हर्ड अबाउट विवेकानंद, ये पूर्व में ज्ञान स्थापित वाली बात है, या पूर्वतः जो बात संज्ञान में होती है, पूर्व अर्जित ज्ञान। भाई विवेकानंद है, ऐतिहासिक पुरुष है, तो उसकी बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में सब लोगों ने सुना ही होगा। कोई आपसे कहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप जानते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, महात्मा गांधी को जानते हैं, जो बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में, उन व्यक्ति विशेष के बारे में, स्थान विशेष के बारे में हमें पहले से ही मालूम है, इसलिए वो पूर्व ज्ञान हो गया। पूर्व में अर्जित ज्ञान को जब हम बताएंगे तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग जनरली होता है। नेक्स्ट है यू विल हैव रीड, आप पढ़ चुके होंगे। यू के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब, शैल नहीं लगेगा, विल लगेगा। यू विल हैव रीड, आप पढ़ चुके होंगे। न्यूज़पेपर सो फार यानी अभी तक, ये टाइम को बताने वाला शब्द है, टाइम, ठीक है, समय को बताने वाला, कि आप अखबार पढ़ चुके होंगे। मान लीजिए सहसा अचानक से आपसे किसी की मुलाकात होती है और आप कहते हैं, जब वो बैठा होता है चाय कॉफ़ी ले रहा होता है, भी आप अखबार तो आपने पढ़ ही लिया होगा किसी बात की परिचर्चा शुरू होने से पहले। तो ये सामान्य बोलचाल की बातें हैं। नेक्स्ट है दे विल हैव थॉट, वे सोच चुके होंगे
ऑफ मेकिंग मनी, धन बनाने के बारे में, इन द यूथ एज, युवा अवस्था या जवानी में। उन्होंने जवानी में ही धन बनाने का सोच लिया होगा, या उन्होंने जवानी की अवस्था में ही बहुत सारा पैसा कमाने की सोच ली होगी। ठीक है। इसके बाद में जो फ्यूचर का अंतिम टेंस है वह है भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल अंतिम टेंस है फ्यूचर का, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। ठीक है। इस वाले टेंस में हमें ये मालूम चलता है कि भविष्यकाल में कुछ काम तो पूरा हो गया होता है और कुछ काम अब भी प्रगति कर रहा होता है। इस वाले टेंस में जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो शैल विल, यथावत, उन्हीं कर्ताओं के अनुसार, इनके साथ में हैव लग जाती है, फिर बीन लग जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाता है। ये इनका सूत्र होगा, जैसा कि सूत्र में भी लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यदि समय दिया गया है और आवश्यक है तो सिंस फॉर और उसके साथ में जो टाइम है वो लिख देंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, दे, उन्होंने, या वे, विल हैव बीन प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे। विल हैव बीन प्लेइंग, दे के साथ में थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे विल लगेगा। इसके साथ में हैव नियमानुसार, सूत्र के अनुसार, फिर बीन लगाएंगे जी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग, फिर सिंस फॉर में से 5 आवर 5 घंटे निश्चित समय अवधि है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं भाई? पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगाते हैं। 4 5 आवर्स बाई 9 PM, 9 बजे तक, भविष्य का टाइम है 9 बजे तक। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स बाई 9 PM, वे 9 बजे तक 5 घंटे से क्या कर रहे होंगे? खेल रहे होंगे। जब 9 बजेंगे उस समय 5 घंटे हो जाएंगे उनको खेलते हुए। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने 4 बजे खेलना शुरू किया था, तो बीच की अवधि 5 घंटे जो हो गई, निश्चित समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाया है? 4 लगाया है। कुछ और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं इस टेंस के। जैसे हुड्डा विल हैव बीन प्लेइंग, खेल रहा होगा, इन इंडियन टीम, भारतीय टीम में, फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 सालों से। हुड्डा भारतीय टीम में खेल रहा होगा। हुडा, तो हुडा के साथ में यहाँ पे विल लगा है, इसलिए लगाया कि हुडा कोई व्यक्ति का नाम है या उसका सरनेम है, और व्यक्ति विशेष के लिए शैल विल में से क्या लगता है? विल। तो हुडा विल हैव बीन प्लेइंग, खेल रहा होगा, इन इंडियन टीम, भारतीय टीम में, फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 सालों से। जब भी वो खेलेगा या आपको मालूम होगा उस तात्कालिक समय का, तब पता चलेगा कि वो 2 साल से खेल रहा होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अथवा दे। स्टूडेंट्स के साथ में हम विल लगाएंगे। स्टूडेंट्स विल हैव बीन राइटिंग, विद्यार्थी लिख रहे होंगे, विद्यार्थी लिख रहे होंगे, पेपर्स यानी कागजात, फॉर रिसर्च यानी शोध के लिए, सिंस 2020, 2020 से। जब कोई सन होता है, जब कोई ईयर होता है, तो उससे पहले हम सिंस फॉर में से सिंस लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स विल हैव बीन राइटिंग पेपर्स फॉर रिसर्च सिंस 2020, 2020 से विद्यार्थी शोध के लिए पेपर लिख रहे होंगे। ध्यान रहे, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसका प्रयोग समय के संदर्भ की अभिव्यक्ति में किया जाता है कि टाइम को देखकर, टाइम किस प्रकार से आपसे भावार्थ मांग रहा है। किसी समय पर किसी किए जाने वाले कार्य की अभिव्यक्ति को उजागर करने में या उसको सही से एक्सप्रेस करने में जिस प्रकार से हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, अगर आपको उस वाक्य में भावार्थ के अनुसार कहीं पर यह लगता है कि इसमें से रहा होगा, से चुका होगा, से चुकी होगी, से चुके होंगे, वहां आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। जैसे इसी के उदाहरण हम देखते हैं। चलिए, जैसे गणेश विल हैव बीन मॉनिटरिंग, गणेश मॉनिटरिंग कर रहा होगा, द विलेजर्स यानी गांव वालों की, फॉर इलेक्शन कैंपेन्स यानी कि चुनाव अभियानों के लिए। गणेश जो है वह सिंगुलर है, एक वचन है, साथ में यह थर्ड पर्सन भी है। एक वचन थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ में विल लगा दिया है। तो गणेश के साथ में विल लगेगा, फिर हैव लगेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, फिर बीन लगेगा नियमानुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी।
तो गणेश विल हैव बीन मॉनिटरिंग द विलेजर्स, जो ऑब्जेक्ट है फॉर इलेक्शन कैंपेन्स, गणेश चुनाव अभियानों के लिए गांव वालों को मॉनिटर कर रहा होगा। नेक्स्ट है वी शैल हैव बीन इंस्टॉलिंग, हम लगा रहे होंगे। इंस्टॉल यानी लगाना या स्थापित करना। ए न्यू एंटीवायरस इन द सिस्टम फॉर 10 आवर्स। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखने वाले के द्वारा गलती हुई है। वी शैल हैव बीन इंस्टॉलिंग ए न्यू एंटीवायरस इन द सिस्टम फॉर 10 आवर्स, कि हम 10 घंटे से सिस्टम में एक नया एंटीवायरस स्थापित कर रहे होंगे। वी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके साथ में शैल लगा है। वी के साथ में क्या लगेगा? शैल लगेगा हमेशा फ्यूचर टेंस में। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाय द एंड ऑफ 2025, 2025 के अंत तक। कब तक? सन 2025 के अंत तक। वी शैल हैव बीन वर्किंग, हम काम कर रहे होंगे फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सिंस 2020, कि 2025 का जब अंत होगा भविष्यकाल में, से चुका होगा, से चुकी होंगी, ये अर्थ इसमें आएगा। बाय द एंड ऑफ 2025, 2025 के अंत तक। वी के साथ में शैल, वी शैल हैव बीन वर्किंग, हम काम कर रहे होंगे फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए, सिंस 2020, 2020 से। इसका मतलब हुआ कि 2025 के अंत तक हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए 2020 से काम कर रहे होंगे, से रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है भाई, एक और एग्जांपल है यहां पर, देखिए। सॉरी, यहां क्लियरली हम समझ सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस के पैटर्न में बाई प्लस टाइम हो प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा या उसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा, और फिर सिंस 4 के साथ में टाइम वहां पे होगा, जो इस वाक्य में मालूम चलता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक और उदाहरण लिख देता हूं। जैसे बाय 2030 चाइना जो है, जो नाम है इसलिए इसके साथ में लगेगा विल। बाय 2030 चाइना विल हैव बीन बिल्डिंग, बना रहा होगा, विल हैव बीन बिल्डिंग कॉमर्शियल एयरपोर्ट्स इन द हिंद ओशन। By 2030, China will have been building commercial airports in the Hind Ocean, for 10 years, YRS, कि 2030 तक चाइना हिंद महासागर में 10 सालों से वाणिज्यिक एयरपोर्ट्स या वाणिज्यिक हवाई अड्डे बना रहा होगा। चाइना की कुटिल चाल भी है। तो इस तरीके से हमने समझा कि बाई प्लस टाइम यहाँ पे है इस पैटर्न के अनुसार, फिर यहाँ चाइना सब्जेक्ट है, इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसके साथ लगा हुआ है, इसके बाद में कमर्शियल एयरपोर्ट ऑब्जेक्ट है, और इन द हिंद ओशन जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। फॉर 10 ईयर्स यहाँ पे है। समय अवधि को क्लियरली बताने के लिए हमने फॉर 10 आवर्स का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम किस प्रकार से इनके यूजेज करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके टेंस जिनको बखूबी बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपके टेंस पूरे हो गए हैं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम इनके और आगे जब बढ़ेंगे, इससे अगला पार्ट जो हमारा होगा उसमें हम इनसे संबंधित कुछ सेंटेंसेज लिखेंगे, उनके करेक्शन करेंगे, और कुछ ऐसे वाक्य होंगे फॉर एक्सरसाइज जिनमें हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने का प्रयास करेंगे।